और तो वो फिल्म मैं बच्चों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अब तहजीब उलट गई है, इसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है इस किताब में वो बच्चे समझते नहीं है, तो हम लोग ये करते हैं कि फिल्म बच्चों को दिखा देते थे। मैं कॉलेज में प्रोजेक्टर पर दिखला देता था, नहीं तो अब तो ये कि लिंक भेज देता हूँ बच्चों को, जब कोविड आया तो कि लिंक भेज दिया कि आप लोग देख लीजिए इस फिल्म को और फिर पढ़ेंगे। बाद में फिर एक और फिल्म बनी जिसको अमिताभ बच्चन के बेटे फारूक शेख और ऐश्वर्या राय उनकी बहू जो है बाद में बनी, वो भी उस फिल्म में है। तो 2 फिल्में गोया इस नॉवेल पे बन चुकी हैं। और ये उर्दू का जिसको कहें क्लासिक्स है, उम्र जाना दाना। ये बात लेकिन बहुत ही उर्दू वालों को भी नहीं मालूम था कि इस नॉवेल का लिप्यांतरण देवनागरी में उर्दू के एक बहुत बड़े कवि हैं रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और आप ये समझें कि प्रगतिशील उर्दू कविता में अगर 10 लोगों का नाम लेंगे तो वो उन 10 लोगों में आते हैं। हम लोग आमतौर पे उनको फिराक गोरखपुरी कहते हैं। और बहुत शानदार पोइट्री है उनकी, शानदार गजलें, रुबाइयां। उन्होंने एक इस किताब का हिंदी में लिप्यांतर किया था देवनागरी लिपि में। ये हम लोगों को मालूम ही नहीं था, उर्दू वालों को। और हद की के प्रताप कुमार मिश्रा जो श्वेत केतु जिन्होंने संपादन किया है, श्वेत केतु के नाम से लिखते हैं, उन्होंने ये तक लिखा है कि फारूकी साहब से जो मिलने गए, कि जिनकी स्मृति में ये प्रोग्राम आज हो रहा है, इस किताब का लोकार्पण होने वाला है, उन तक को नहीं मालूम था कि फिराक गोरखपुरी जो इतने बड़े पोएट थे, उनका उपन्यास में भी इतनी दिलचस्पी थी, और उन्होंने उर्दू नॉवेल उमराव जान अदा का भी लिप्यांतर किया है देवनागरी में, कि ये उनको भी नहीं मालूम था। और ये प्रताप भाई के किस किताब में जो उन्होंने भूमिका लिखी है, उसी से मालूम हुआ कि जगन्नाथ पाठक जी ने बताया कि सबसे पहले वहां उनसे मालूम हुआ। तो और मुझे लगता है कि आज शायद ही बहुत चंद चुटकी भर मुट्ठी भर लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि फिराक ने ऐसा भी कोई काम किया था। तो ये काम बहुत अच्छा किया कि लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है इस फिराक के इस काम से। और अब मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोग शायद फारूकी साहब को नहीं जानते होंगे, कुछ चंद लोग ऐसे भी होंगे। तो आपको मैं बताऊं कि फारूकी साहब, आप ये समझें कि बुनियादी तौर पर तो वो भारतीय सिविल सेवा से थे वो, और पोस्ट मास्टर जनरल भी थे मेरा ख्याल है रांची में। झारखंड की राजधानी रांची का जो मेन पोस्ट ऑफिस है, जिसका नाम मेघदूत भवन है, मैं एक इत्तेफाक से गया उस बिल्डिंग में, तो देखा कि पता चला कि इस बिल्डिंग का शिलान्यास भी फारूकी साहब ने किया था। मेघदूत भवन नाम है उस बिल्डिंग का। तो वो यहाँ पोस्ट मास्टर जनरल रहे होंगे उसी जमाने में, उन्होंने शिलान्यास किया होगा। तो फारूकी साहब जो हैं वो उर्दू के बहुत बड़े आलोचक हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा था, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला उनकी बेटी के घर पे सुखदेव विहार में, और बिल्कुल आमने सामने बात की। और यकीनन वो बहुत बड़े आदमी हैं। आपको ये आप में बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि उनकी एक पुस्तक, आलोचना की एक पुस्तक है शेर शिवरंगेज, ये वो किताब है जिस पर उनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। ये 1996 की गालिबन बात है, और हो सकता है कि मैं साल में कुछ गलतियां कर रहा हूँ कि शायद 96 नहीं 97 हो, लेकिन मुझे ऐसे ही कुछ याद आता है। तो उसके अलावा उनकी और भी कई किताबें हैं। अफसानी की हिमायत में एक किताब है जो मेरे सामने रखी है, और ये जो मैंने किताब अभी दिखाई जिस पर कि उनको सरस्वती सम्मान मिला, वो उर्दू के एक पोइट हैं 18वीं सदी के मीर तकी मीर, जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है, यानी कि गॉड ऑफ पोइट्री। उनकी कविता पे, उनकी गजलों पे उनका आलोचनात्मक काम है।
तो शेर शुरंगेज के नाम से, जिसपे उनको सरस्वती सम्मान मिला। आपको ये जान के हैरत होगी कि फारूकी साहब ने एक नॉवेल भी लिखा, और मैं अपने किसी दोस्त से कह रहा था कि फारूकी साहब के इस नॉवल पे ये नाम है, ये नॉवेल है जिसका नाम है कई चांद थे सरे आसमां। ये बहुत देखें आप, काफी मोटा नॉवेल है। तो शायरी भी की उन्होंने, लेकिन बुनियादी तौर पर वो उर्दू के बड़े समीक्षक और आलोचक जाने जाते हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि गोया मैंने जो अपना बड़ा जीवन गुजारा, तो वो ये कहेंगे कि वो उर्दू आलोचना का फारूकी दौर था, जिसमें मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। और वो और भी लोग हैं, बड़े लोग थे जिनसे मैं मिला। गोपी चंद नारंग, जो साहित्य अकादमी के चेयरमैन भी थे। लेकिन फारूकी साहब की तहरीरें पढ़ते हुए, उनका लेखन पढ़ते हुए, ये बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि पाठक के दिमाग में जैसे कोई सवाल आता है, अगली दूसरी तीसरी लाइन में वो सवाल उनकी लेखन में मौजूद होता है और उसका जवाब मौजूद होता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। आप ये समझें कि उर्दू के सबसे बड़े आलोचक हमारे दौर के वो रहे, और उनकी तहरीरें पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा। और ये भी बताता चलूं कि फारूकी साहब, आप जो उर्दू में जो कहा जाता है दौर मॉडर्निज्म का, उर्दू में जो मॉडर्निज्म है, आधुनिकतावाद, आप ये कहें कि वो उसके फाउंडर थे। उन्होंने एक अपना रसाला मैगजीन निकाली जो शब खून के नाम से, जिन्होंने मॉडर्निज्म को उर्दू में स्थापित किया। बाद में वो आखिरी दौर में, मुझे याद आता है कोई 5-7 साल या 10 साल पहले वो बंद भी हो गया। लेकिन उर्दू में आधुनिकतावाद को जमाने में, स्थापित करने में उस पत्रिका का बड़ा योगदान रहा है। और गोया ये कहा जा सकता है कि जो प्रगतिशील लेखन था, और उसमें जब एक वो बात आ गई कि साहब यही सही है और ऐसे ही लिखना है आपको, बस किसान मजदूर कहना है, और जो नारेबाजी जैसी एक बात हो गई, जो उसमें कहते हैं ना, हर धारा में कुछ खराबियां, कुछ कमियां, गड़बड़ियां होती हैं। अगरचे प्रगतिशील लेखन ने बहुत कुछ दिया दुनिया के साहित्य को, लेकिन फिर भी तो ये कमी कई सारे लोगों ने महसूस की, बहुत सारे लोगों ने महसूस की। मंटो, जो उर्दू के बड़े फिक्शन राइटर हैं, वो भी किनारे हो गए फिर प्रगतिशील लेखक संघ से, और कई सारे लोग। तो फारूकी साहब भी ऐसे ही लोगों में रहे होंगे। उनको लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा स्लोगनेरिंग हो रही है, नारेबाजी की, और डिक्टेटरशिप एक तरह की हो गई है, तो वो किनारे हो गए। और उन्होंने 1960 के आसपास उर्दू में मॉडर्निज्म को स्थापित करने के लिए वो पत्रिका शुरू की, शब खून। तो ये फारूकी साहब बड़े आदमी, और अच्छा हुआ कि उनकी स्मृति में ये पुस्तक, इस पुस्तक का, फिराक की इस पुस्तक का लोकार्पण रखा गया है। और अब ये है कि संयोजक महोदय जो हैं, वो जो लोकार्पण जो लोग करेंगे, उनका परिचय पेश करेंगे, और पुस्तक परिचय जो है वो डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र करेंगे। तो गोया मैं अब संयोजक महोदय की तरफ माइक को देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग जो आज यहाँ शामिल हैं, मैं किसका नाम लूं। बहुत खुश हूँ कि आज जो लोग इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे, उसमें प्रोफेसर अवधान सर हैं, अवधेश प्रधान जी हैं, और नसीम साहब हैं। और इन दो लोगों से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स में करने गया था 2012 में, और वहीं मैं इन दोनों को सुना। मेघदूत पे उनका लेक्चर था, और नसीम साहब से मुलाकात हुई मुझे उर्दू विभाग में, और बहुत खुशी हुई। और खुशी हो रही है कि आज ये दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। और वहीं मेरी मुलाकात डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र से हुई, और वहीं मुझे मालूम हुआ कि साहब संस्कृत कितनी महान
भाषा है कि वहाँ उसमें कितना महान साहित्य पड़ा हुआ, वरना मैं तो जानता ही नहीं था। और फिर मैं, इत्तेफाक की बात थी, बस कि ये किस्मत की बात थी कि मैं प्रताप कुमार मिश्र के घर पे गया, मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी, और फिर मुझे काफी दिनों से जब उनसे बात होती तो मैं चाहता था कि यार ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ होना चाहिए, संस्कृत के हवाले से कुछ होना चाहिए काम। मैंने कहा कि अगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो चलिए यूरोप अमेरिका की तरफ रुख करें, वहाँ इस भाषा के चाहने वाले बड़े मौजूद हैं, और हम लोग को बचाना है, सब कुछ करना है प्रमोशन के लिए संस्कृत के। ये बार बार मेरे दिल का दर्द था, और अच्छा हुआ कि ये कोविड का जमाना आया और हम लोग इस तरह से आसानी से मिल सकते हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। यही शायद हमारा धर्म है, इसको करना है हम लोगों को। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग मिलके ये काम कर पा रहे हैं, और कुछ हो पा रहा है संस्कृत के हवाले से और भारतीय भाषाओं के हवाले से। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे हमारे अतिथियों और आज जो अभ्यागत श्रोता बंधु हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं उन सबके स्वागत संबोधन के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वर्चुअल मीटिंग है, इसकी भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, इनकी भी अपनी कुछ कार्यक्रम एक निश्चित समय सीमा में ही किए जा सकते हैं। ऑफलाइन मीटिंग की तरह इसे उस भाव से नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं आज के अपने अतिथियों का परिचय आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और उसी क्रम में उनके स्वागत के भी 2 शब्द कहूंगा। इस जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब की स्मृति में आयोजित आज के इस मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा के हिंदी अनुवाद, देवनागरी लिप्यंतरण के प्रकाशन का जो आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में आज हमारी संस्था रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के इस मंच पर प्रतिष्ठा परक उपस्थिति है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जनाब नसीम अहमद साहब की। यूं तो आपकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं, उन सबको एक कार्यक्रम में इस तरह से समेट पाना संभव नहीं है, तथापि मैं हमारे श्रोताओं की संज्ञान के लिए, उनके ज्ञान के लिए मैं आपके संक्षिप्त विवरण को यहाँ प्रस्तुत करूंगा। आप 1976 से 1991 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। उसके पश्चात आप 1991 में बीएचयू के उर्दू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए, और तब से आपकी सेवाएं अनवरत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग को प्राप्त होती रहीं, जहां से आपने 30 जून 2015 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सेवानिवृत्ति से पहले आप विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। लगभग 38 वर्ष तक आपकी सेवाएं विभाग को प्राप्त होती रहीं, और इस क्रम में आपके अनेक स्थानों पर व्याख्यान हुए, अनेक संस्था के आप सदस्य रहे, अनेक समितियों के आप सदस्य रहे, अनेक स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके साथ साथ आप जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के 2017 से 2018 तक ऑनर्ड विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। आप राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में सब्जेक्ट एडवाइजर के तौर पर भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी जो रचना धर्मिता है, उसमें यदि मैं कुछ का नाम ले सकूं, जिनमें से संभवतः प्रकाशित हैं ये सब, उनमें से कुछ के नाम ये हैं कि मसनवी असरारे मोहब्बत एक पुस्तक है जो न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुई है। दीवाने गजलियात सौदा एक पुस्तक है जो बीएचयू से संभवतः प्रकाशित हुई है, पब्लिकेशन सेल से। दीवाने दर्द है जो न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है। मुतल्लकात सौदा है। दीवाने बेदर है। शायरे सयाह बाई मियां दाद खान की
ये पुस्तक है, ये गालिब इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार कुछ इसमें से अनपब्लिश्ड रही हैं, संभवतः उनमें से कुछ प्रकाशित हो गई हूँ। इनमें से दीवाने मीर वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1 है, दीवाने दर्द है जो हिंदी स्क्रिप्ट में है, दीवाने बेदार है जो फारसी में है, दीवाने दर्द है ये भी फारसी में है, दीवाने सौदा है फारसी में, दीवाने मुशफी वॉल्यूम 8 है, दीवाने नासिख है। तो ये आपकी रचना धर्मिता की कुछ उपलब्धियां हैं जो आज सबको पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त आपके अनेकानेक लेख प्रकाशित हुए हैं, उन सब का उद्धरण यहाँ दे पाना, उन सब का उल्लेख कर पाना इस संक्षिप्त कार्यक्रम में संभव नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठित उर्दू जगत में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त प्रोफेसर जनाब नसीम अहमद का हम आज के अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हम अपनी संस्था प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान की ओर से यह कहना चाहते हैं कि सर, आपकी उपस्थिति हमारे इस मंच के लिए अत्यंत गौरव प्रदान करने वाली है, अत्यंत गौरवास्पद है। आपकी इस उपस्थिति से हम सब अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं, से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस क्रम में जो आज हमारे दूसरे अतिथि हैं जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है अपने इस मंच पर, आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं। वहां अनेक वर्षों तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी का मैं अपने संस्था की ओर से, संस्था के इस मंच पर और आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रोफेसर प्रधान जी के विषय में भी मैं उनके परिचय के विषय, अपने श्रोताओं के लिए उनके परिचय के विषय में कुछ बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे हैं और वहां से सेवानिवृत्ति के पूर्व आप वहां विभागाध्यक्ष के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी रचना धर्मिता विश्व विश्रुत है वस्तुतः मैं कहूँ तो, क्योंकि जिन दिनों आप हिंदी विभाग में थे उन दिनों में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में था, तो हिंदी विभाग मेरा आना जाना हुआ करता था। आपकी रचना धर्मिता से हम सब वहां पर परिचित हुआ करते थे। आपको सुना भी है मैंने 1-2 बार, अधिक अवसर तो नहीं मिला, 1-2 बार ही मैंने सुना है। विभाग में जो भोजपुरी अध्ययन केंद्र है उसमें भी आपका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपकी रचना धर्मिता में कुछ पुस्तकें हैं जो उपलब्ध हैं सबको, जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, कीर्तिलता और विद्यापति का युग, साहित्य और समय, स्वामी सहजानंद और उनका किसान आंदोलन, सुदामा पांडे धूमिल पर एक विनिबंध। इसके अतिरिक्त आपने कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका संपादन भी आपने किया, जिनमें है काव्य और अर्थबोध, यह कवि त्रिलोचन के आलोचनात्मक गद्य का संग्रह है, कविता का शुक्ल पक्ष, स्वामी सहजानंद के किसान आंदोलन संबंधी रचनाएं, मेरा जीवन संघर्ष, किसान कैसे लड़ते हैं, खेत मजदूर और झारखंड के किसान, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान क्या करें, महामना के विचार एक चयन, इन सब का आपने संपादन भी किया है। आपकी लेखनी अनुवाद की प्रविधि में भी चली है, जहां आपने मेरे गुरुदेव विवेकानंद जैसा उन्हें देखा, ये सिस्टर निवेदिता जी की कृति है जिसका आपने अनुवाद किया। कालिदास विरचित खंड काव्य मेघदूत अत्यंत प्रसिद्ध कृति है कालिदास की, उसका आपने भोजपुरी गीतों के माध्यम से रचनात्मक अनुवाद किया है। बड़ी विशिष्ट कृति है ये और बड़ी विशिष्ट रचना है, आपकी लेखनी का एक विशिष्ट पक्ष है। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी का हम अपने आज के इस कार्यक्रम में प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के इस मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको भी, आपके भी चरणों में प्रणाम अंजलि निवेदित करते हुए यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, हमें उत्साहवर्धन प्रदान करने वाली है, हमें समाज में भी और साहित्य जगत में भी यश प्रदान करने के लिए ये है आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसी के साथ आज हमारे बीच में प्रेरणास्पद उपस्थिति है प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब की, जो वस्तुतः हमारे इस संस्थान के एक प्रकार से गार्जियन भी हैं, हमारी शोध समिति के परामर्शक मंडल के सदस्य भी हैं
अभी कुछ दिन पूर्व आपका एक व्याख्यान भी हमारे इस कार्यक्रम पर हुआ था, हिंदी संस्कृत लिटरेचर और उसका फारसी अनुवाद। इस पर एक बहुत ही अच्छा और सफल कार्यक्रम हुआ था और उनकी भी आज उपस्थिति हमारे इस मंच पर है। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन डिपार्टमेंट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्शियन डिपार्टमेंट में आप आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं। आपकी पर्शियन भाषा पर पकड़ और उसके विषय में जो आपका गंभीर अध्ययन है, उसके विषय में यदि मैं कुछ कहूं तो ये बिल्कुल इसी प्रकार होगा जैसे कोई दीपक सूर्य को प्रकाश दिखा रहा हो। तो मैं आपके विषय में बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ आपका संपूर्ण परिचय मैं प्रस्तुत करते हुए आपको प्रणाम और निवेदित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आज महत्वपूर्ण उपलब्धि है भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर लाला शंकर गयावाल जी की, जो इस संस्थान के सदस्य भी हैं, इस संस्थान के संरक्षक हैं, थे अभी संभवतः डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ जाएंगे। आप संस्कृत भाषा के अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं और संस्थान के अनेकानेक कार्यक्रमों में आपकी दृष्टि रहती है, आपका सहयोग रहता है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इसी प्रकार हमारे इस मंच पर आज उपस्थिति है डॉक्टर शेख अब्दुल गनी साहब की। आप संस्कृत और उर्दू इन दोनों जबानों के बराबर के मुस्तहिक अदीब हैं। आप उसके एक्सपर्ट आदमी हैं, उसके विद्वान व्यक्ति हैं। तो गनी साहब जो कि संस्था के सदस्य भी हैं, हमारी संस्था के सदस्य हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार अभी हमारे इस मंच पर उपस्थिति हुई है, अभी अभी मेरी नजर पड़ी है प्रोफेसर नसीम, अच्छा सर नसीम सर अभी आए हैं और इसमें उपस्थित हैं, देख देख करके थोड़ा बोलना पड़ता है। डॉक्टर पवन कुमार पांडे हैं, आप संस्कृत के आचार्य, सहायक आचार्य हैं। डॉक्टर अभिनीत कुमार श्रीवास्तव उर्दू डिपार्टमेंट से हैं उपस्थित। डॉक्टर एहसान हसन साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपका भी खैर मकदम करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर श्वेता द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। वाराणसी से डॉक्टर विवेक पांडे जी, आप संस्कृत के विश्रुत आचार्य हैं और आपकी भी उपस्थिति हमारे इस सदन के पटल, इस वर्चुअल कार्यक्रम पर है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं भैया। और मैं जिसको मैं देख पा रहा हूं, डॉक्टर अक्षय द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर तेज प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर संजय कुमार चौबे जी हैं और इनमें से मोहम्मद मुख्तार साहब हैं, मोहम्मद महफूज अशरफ हैं, रायचरण कमल जी हैं और शाहिद मलिक साहब हैं, पुष्कर आनंद जी हैं, डॉक्टर सरोज कुमार पांडे जी हैं काशी से, और इन्हीं में एक नाम है डॉक्टर राघव झा जी। आप उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप संस्कृत के आचार्य हैं और आप संस्कृत के विकास के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, निरंतर सन्नद्ध रहते हैं। आप संस्कृत भारती से भी संबद्ध हैं। आप सभी का, जो लोग यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में हमें बल प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं, मैं जिनका नाम ले पा रहा हूं उनका भी, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनका भी, सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक एक का नाम लेकर के मैं स्वागत करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब अंत तक जुड़े रहें और हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, जो हमारे अभ्यागत विद्वान हैं, हम उन्हें सुनने में अपना अधिक समय लगाएं। इसी के साथ साथ हमारा चूंकि ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव भी प्रसारित हो रहा है, तो जो लोग फेसबुक पर हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं फिर एक बार जिनका नाम ले पाया, जिनका नहीं ले पाया, वो सब यह मानकर चलें कि आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रेरणास्पद है। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक जी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जी हसनैन साहब। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं इस क्रम में एक नाम क्षमा चाहता हूँ, एक नाम जो मैं भूल गया था,
और वो होते होते स्लिप कर गया। हमारे संचालक साहब, संचालक जनाब आगा हसनैन साहब, मैं बस बिल्कुल सामने रख करके और मैं भूल गया। आप रांची विश्वविद्यालय रांची में एसोसिएट प्रोफेसर हैं उर्दू डिपार्टमेंट में, और वो इतनी जल्दी जल्दी सारा कार्यक्रम करना होता है, समय कम होता है कि सबका नाम बोलने में कोई ना कोई एक स्लिप कर ही जाता है। और आज के हमारे संचालक डॉक्टर आगा जफर हसनैन साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आप अपने इस कार्यक्रम में। और क्या है कि संचालक तो मूल होता है, सूत्रधार होता है, यदि उसी का सम्मान ना हो तो फिर कैसे माना जाएगा कि उसी के द्वारा पूरे के पूरा जो सुसज्जित मंच है उसका सम्मान तो फिर हुआ ही नहीं ना। इसलिए क्षमा करेंगे, मुझे विलंब से याद आया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद प्रदीप जी, कोई बात नहीं। मैं जरा सा करेक्ट कर दूं कि मैं रांची विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत महाविद्यालय अरलसवाई कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और रांची जो जब हम ये कहते हैं रांची विश्वविद्यालय के उर्दू डिपार्टमेंट में, तो गोया ये समझा जाता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में नहीं, एक कॉन्स्टेंट कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ 14 वर्षों से हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। मैं कहना भूल गया कि मैं प्रोफेसर हसन अब्बास साहब से भी मिला था 2012 में। सर प्रताप के साथ ही मिला था। और जो ज्वेल्स मुझे वहां मिले उस जमाने में 2012 में, वो बहुत शानदार जमाना था मेरा, कि मैं संस्कृत के बारे में काफी कुछ जान पाया और नसीम साहब से मिल पाया, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को सुन पाया रिफ्रेशर कोर्स में एज रिसोर्स पर्सन, और प्रताप भाई से मिल पाया, तो बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे बड़ी आप ये कहें कि मेरी उपलब्धि थी उस जमाने में, कि मैं संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जान पाया। बड़े बड़े स्कॉलर संस्कृत के वहां आए और मेरी दिलचस्पी संस्कृत में बढ़ी। और इस दिलचस्पी को कायम रखने में प्रताप भाई का बहुत ही योगदान है, क्योंकि जब वो लिख रहे थे, उमराव जान का संस्कृत ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उस जमाने में काफी लंबी लंबी बातें हमारी उनसे होती थी फोन पे। कई सारी बातें ऐसी थी जो कि मुझे अपनी वालदा से पूछना होता था। फॉरवर्ड में उस पुस्तक का जो फॉरवर्ड लिखा है, भूमिका लिखी है प्रताप भाई ने, उसमें हमारी वालदा को भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है, मदर को हमारी, कि एक लफ्ज सैनक था जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी सैनक क्या होता है, और इस बात को उन्होंने याद रखा और उन्होंने एक्नॉलेज किया बुक में। इसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चूंकि ऐसा कुछ था कि जिस जमींदाराना समाज से कि परवरदार रहे हम लोग, हमारे नाना, हमारी मदर, ये वो, उस वजह से उमराव जान अदा की उस तहजीब को समझने में हमारी मम्मी भी काफी मददगार रही। तो और ये हुआ कि उसी दिलचस्पी का नतीजा था, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब यहाँ रांची विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स हुआ, 3 भारतीय भाषाएं थी उसमें, उर्दू, हिंदी और संस्कृत। तो सभी हिंदुस्तान के सभी कोने से पार्टिसिपेंट्स आए थे, कुल 45 लोग थे हम लोग। उसमें 22 लोग हिंदी से और 22 लोग संस्कृत से, और एक मैं अकेला उर्दू से था। उसमें 3 भाषाओं का जिक्र था, ये फारसी से, उर्दू से, हिंदी से और संस्कृत से ही लोग आ सकते थे। इन्हीं 3 भाषाओं के लिए रिफ्रेशर कोर्स अरेंज किया गया था, और मैं उर्दू में अकेला था, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने का मुझे मौका मिला। वरना मैं यहाँ कोई रिफ्रेशर कोर्स करने के हक में था नहीं। इधर मैं हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया करने के लिए, JNU गया, BHU गया, और भी कहीं गया। लेकिन संस्कृत से जो मेरी दिलचस्पी हुई थी, उसी की बदौलत मैंने कहा कि चलो ये मौका है, मैं अपने विश्वविद्यालय में, अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा। तो अब ये है कि जैसा मैं समझता हूँ कि अब ये है कि ये जो पुस्तक फराग गोरखपुरी ने जो इस उमराव जान अदा का लिप्यांतरण किया, और जो उर्दू वाले इससे अभिनय थे बिल्कुल, अब हम लोगों को मालूम हुआ है। तो इस जो डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्रा श्वेत केतु के नाम से ने संपादक किया है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस पुस्तक का परिचय प्रस्तुत करें कृपया। डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्रा।
शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर आगा जफर हसनैन साहब सर, संचालक महोदय, और इस सभा में उपस्थित आज के लोकार्पण समारोह के मुख्य विद्वद्गण प्रोफेसर नसीम अहमद साहब और प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, आप दोनों को मैं नमस्ते करता हुआ कुछ बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपनी मनस्थिति थोड़ा ठीक करता हूं। मनस्थिति का मतलब शारीरिक स्थिति, क्योंकि रोज बरोज हमारे इस पटल पे जिस तरह की हस्तियां और जिस तरह के लोग उपस्थित हो जाते हैं तो क्या है वो यहाँ पे थोड़ा धक 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 तेज हो जाता है। और आज इसका कारण मेरा, आप लोग तो हैं ही, इस बीच मैं जैसा देख पा रहा हूँ संस्थान प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के बहुत ही क्या हम कहेंगे जानिसार हमदम दोस्त प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपके नाम से मुझे उपस्थिति आपकी आभासित हो रही है। प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी इंटरनेशनल फ्रेम के अंग्रेजी साहित्यकार, समीक्षक और आलोचक, दिल्ली के रहने वाले। सर, मैं आपको भी प्रणाम निवेदित करता हुआ। आपको बहुत धन्यवाद प्रताप जी। सर, और मेरा सौभाग्य कि मैं इसमें उपस्थित हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए सर यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय सभा, समस्त श्रोतागण, सदस्यों, मेरे बड़े भाइयों और मेरे दोस्तों, यह किताब उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाफिज उसवा साहब का लिखा हुआ 1899 ईस्वी में पहली मर्तबा अमीनाबाद लखनऊ से ये छपा। छपते ही इसकी नोटिस ली गई। अदीब जो कि 1896 से जारी एक रिसाला था उर्दू का, उसमें उसका तनकीद छपा, उसका रिव्यू छपा 1901 में, 1900 ईस्वी में। बड़ा लोक चर्चित और उर्दू का क्लासिकल नावल माना जाता है, पहला क्लासिकल नावल माना जाता है, वगैरह वगैरह। इन चीजों से आप वाकिफ हैं। एक जमाने में मैं इसको पढ़ता हुआ, जब अलिफ बे पे ते शुरू किया था बड़े बुजुर्गों के कान पकड़ने से, जिनमें अभी कुछ लोग मेरे सामने हैं, तो कुछ उर्दू नस्र पढ़ने के लिए, कुछ कहानियां पढ़ने के बाद मैंने इस नावल को हाथ लगाया और जब पढ़ा, पहली मरतबा इसे पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नावल। और इसकी तज़बयानी, इसकी जो रवानी है, तज़बयानी है, जो भाषा की सलासत है जबान की, उसने बड़ा मुझे प्रभावित किया था। तो इसका सेकंड राउंड मैंने फिर पढ़ा इस नजरिए से कि ये चीजें, ये जो उपन्यास है, इसकी जो भाषा शैली है वो संस्कृत में भी होनी चाहिए, तो ये संस्कृत में जा सकती है कि नहीं। सेकंड राउंड जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसका कुछ राज खुलने लगा, मुझे लगा ये संस्कृत में जा सकती है। फिर मैंने उसका ट्रांसलेशन शुरू किया और परवरदिगार की कृपा थी, वो 2016 में खत्म हुआ। मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना इसे हम उर्दू और संस्कृत के जो दोनों जानकार हैं उनसे एक बार नजरसानी कराकर इस पर सनद ले ली जाए, ताकि ये क्लियर रहे कि इसमें कोई दोष नहीं जा रहा है। उन दिनों में आचार्य जगन्नाथ पाठक जी जीवित थे और उन्होंने पर्शियन सीख रखी थी, ऐसा मुझे कहा, मेरी प्रसिद्धि थी, ऐसा मैं जानता था। और वो संस्कृत के विश्रुत आचार्य थे, बहुत बड़े कवि, गजलकार, गजल लिखने वाले, संस्कृत में गजल लिखने वाले, साहित्य अकेडमी अवार्डी थे। मैं उनके पास गया थर्ड प्रूफ लेके और उनके सामने यह किताब मैंने रख दी और कहा कि ऐसा ऐसा है, आप इसको रैंडम इसकी चेकिंग आप करेंगे। और उसी जमाने में मैं उनके पास उर्दू वाली भी किताब ले गया था, तो मैंने कहा कि आप ये पढ़ें, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, या फिर मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, आप ओरिजिनल पढ़ें। तो इस तरह से उन्होंने रैंडम चेकिंग किया और जगह जगह से कुछ पैराग्राफ्स, कुछ चीजें उन्होंने पढ़ी और मैंने उनको ओरिजिनल वो पढ़ते, मैं तर्जुमा पढ़ता संस्कृत, और फिर वो संस्कृत पढ़ते तो मैं उर्दू, उसका वो ओरिजिनल उर्दू पढ़ता। मेरे दिबाचे में, संस्कृत वाले अनुवाद के दिबाचे में, उन्होंने एक जगह पढ़ा था और मैंने उनसे जिक्र भी किया था कि इस नावल का हिंदी तर्जुमा नहीं है और एक दो जो है वो ठीक नहीं है। तो इस पर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये तर्जुमा हुआ है और फिराक गोरखपुरी साहब ने किया है। तो मेरे आश्चर्य हुआ, हालांकि मैं उर्दू साहित्य से नहीं हूँ और ना ही उनके फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में उनकी जो तसानीफ हैं, उनके तसनीफात का कोई फहरिस्त मेरे पास नहीं थी, या फहरिस्त हो भी अगर मानने तो पता नहीं कि लाइब्रेरियों में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, तो मैं किस आधार पे कह सकता था। लेकिन प्री नॉलेज जो मेरा था
मेरा जो पूर्व ज्ञान था उसके आधार पर मैंने कहा कि जनाब आप याददाश्त थोड़ा मजबूत कीजिए और जरा ध्यान दीजिए कि क्या ये फिराक गोरखपुरी साहब वही हैं, रघुपति सहाय? तो हाँ भाई वही हैं। मैं कहा नहीं सर, एक बार फिर याद कीजिए। ये मेरा अपना बचपना था उनके सामने ऐसी बातें करने का। तो वो मुझे अपनी लाइब्रेरी ले गए, बड़ा कष्ट हुआ उनको, ऊपर परेशानी हुई ऊपर चढ़ने में, फिर भी वो मुझे अपनी कुतुब खाने ले गए और वो उन्होंने ढूंढा उस किताब को, फिर मुझे दिखाया। और वो किताब सच की गोरखपुरी साहब की हुई थी। वो किताब मेरे सामने है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी वो दिखाऊं। ये देखें वो किताब है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे उनका सिग्नेचर है और फिर गोरखपुरी साहब ने उन्हें गिफ्ट किया था, ऐसा उन्होंने वो बताया मुझे। और इसका ये फर्स्ट पेज ये है आपके सामने, हालांकि ये किताब में छपा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये किताब देख के मैं बड़ा खुश हुआ और मेरा नॉलेज बढ़ा। मैं तो कहा कि सर अब इसको मैं करेक्शन कर लूंगा। तो बाद में उन्होंने ये किताब मुझे गिफ्ट कर दी। बहुत सारे उसमें बहुत सारी बातें थी, तो कि नहीं आप ले जाइए और आपसे लोग पूछने आएंगे, आज पढ़ने के वजह से लोग मुझसे पूछते थे वगैरह वगैरह। उसी दिन मैं जनाब प्रोफेसर शमशुर रहमान फारूकी साहब के यहाँ भी घर गया। उनसे राब्ता मेरा थोड़ा बहुत संस्कृत तर्जुम को लेकर था, तर्जुमों पर जो काम होते थे उन पर मैं उनसे बातें किया करता था। उनके घर गया तो मैंने उनके सामने भी ये बात रखी कि सर गोरखपुरी साहब ने तर्जुमा किया है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कहा, मैं कहा सर जरा फिर से आप ध्यान दें। तो कहे नहीं, बिल्कुल नहीं है। तब मैंने ये किताब जो मुझे मिली थी, ये जगन्नाथ पाठक साहब ने मुझे दी थी, मैंने उनके हाथ रख दी और वो देखते ही उछल पड़े और वाह गजब कर दिया यार। और फिर वो संस्मरण भी सुनाने लगे कि मैं पाठक जी को अभी फोन करता हूँ, वो 2.5 साल मेरे साथ रहे, गालिब का अनुवाद करने में उन्होंने फारसी थोड़ी बहुत मुझसे सीखी, मुझे संस्कृत सिखाई। और गजब की बात मैं यहाँ पे एक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि वो प्रारंभिक संस्कृत बोलते थे। फारूकी साहब ने पहला जो मुझसे कहा था कथ्यताम किम नाम अस्ति, ऐसा, तो मैं तो घबरा गया कि मैं कहाँ आ गया ये। तो खैर उन्होंने बाद में बताया कि जगन्नाथ पाठक से वो संस्कृत और सीख के, मैंने 2-4 लफ्ज और 2-4 सेंटेंस सीखते और फिर गालिब के फारसी चीजों को वो पाठक जी को समझाते थे। उस जमाने में प्रोफेसर साहब ने यानी फारूकी साहब ने मुझसे कहा कि देखो संस्कृत का काम अभी के अभी रोक दो और तुरंत के तुरंत इस किताब को छपवाओ, ये बड़ा नादिर चीज है, नायाब चीज है। तो खैर मैं उनसे वादा किया कि ठीक है सर, जैसा भी होगा मैं जरूर इसको प्रकाशित करूंगा। मैं बनारस आया और रोजनामचा जैसा कि मेरा है, कोई भी चीज ऐसी मेरी फंसती है, मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैं अब्बास साहब के पास चला जाता हूँ। प्रोफेसर अब्बास साहब यहाँ पर हैं, मैंने आपके सामने इस चीज को रखा और कहा कि सर ये तो गजब का है, आप भी थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या ये चीज है, फिराक गोरखपुरी ने किया हुआ है। तो उन्होंने अपने हाफजे को जोर दिया और कहा कि सुनो क्या गजब की बात कही कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके ईरान तक के किसी फहरिस्त में ये किताब एग्जिस्ट नहीं करती गोरखपुरी के नाम से। तो मैंने उनको भी ये किताब दिखाई। आपने भी कहा कि नहीं, इसको तुरंत के तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन 2016 का वक्त था, हम लोग उतने सक्षम नहीं थे, तो वो चीजें चलती रहीं। बाद में मेरे एक बहुत काबिल दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, आजकल संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन भारतीय साहित्य और तमाम चीज़ों पर, साहित्य से संबंधित कोई भी भारतीय भाषाओं के साहित्य पे बहुत ज़बरदस्त आपका अध्ययन है, कमांड है। उन्होंने भी देखा तो कहा कि इसको प्रकाशित कीजिए, लेकिन सर हम इसे प्रकाशित नहीं कर सके। पिछले बरस जब यह संस्थान रजिस्टर्ड हुआ और कुछ हमारा मनोबल बढ़ा, इसकी सदस्यता बढ़ी, एक विद्वान सदस्यों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास आई, वो जुड़े हमसे, संस्थान अपने रूप में आया, तो इसकी पहली मीटिंग में ये रखा गया कि इसे प्रकाशित कर दिया जाए। सर ये किताब प्रकाशित होने लगी और संस्थान ने एक नियम बनाया था, क्योंकि इसके पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जो सदस्य हैं, जो उन्होंने जो शुल्क दिया उससे जो फंडिंग हुई, वो सामान्य दिनचर्या जो रोजमर्रा है उसको भी पूरा करने में हम लोग अक्षम थे। तो एक नियम के तहत हम लोगों ने, ये लोग जो हम लोग बैंकों में पैसा रखते हैं और उससे 4% ब्याज लेते हैं, तो एक ये रखा गया, बालपन ही है, बचपना आप इसे कह लें, आप लोग करेंगे, लेकिन एक साहस है, एक उत्साह है हम लोगों का, हमारी कमेटी का, हमारी प्रबंध समिति का, कि हम लोग ये एक प्लान रखें कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग ब्याज पे पैसा उठा के हम लोग किताबें छापें और उससे उनका पूरा भरपाई करें। तो इस पर हमें प्रथम ये 60,000 रुपए करीब इस पर खर्च आया, तो वो उसने मुहैया कराया डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने, हम शुक्रगुजार हैं उनके।
यह कह के कि मैं अध्यक्ष हूँ और मेरी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसे प्रकाशित करूं, तो यह किताब इस तरह से प्रकाशित हुई। बाकी ये किताब आज के बाद तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगी। जो भी इसमें गुण है, दोष है, विवेचन है, ये सब कुछ आपके सामने आ गया है। जो उसमें मुझे कहना था मैंने कह दिया है। समय का अभाव है, बहुत सारी चीजें अभी शेयर की जा सकती थी किताब की प्रविधि पे। फिर आप गोरखपुरी साहब के एडिशन में भी कुछ ऐब रह गए थे। इससे पहले जो कराची से अंजुमन तरक्की बोर्ड से या फिर अलीगढ़ से नेशनल एजुकेशनल वो जो इदारा है, वहां से जितनी किताबें छपी हैं प्रायः सब में अशुद्धियां रह गई हैं, उसमें ऐब रह गई हैं। और वो ऐबें इनमें भी आई हैं, गोरखपुरी साहब में भी आई हैं। इन सब चीजों को 1899 वाले नुस्खे से मैंने इसे ठीक ठाक किया है, कोशिश की है, मैं क्या करूँगा। अब यह है हमारी काविशें कितनी अच्छी हैं और कितनी ठीक नहीं, ये पढ़ने वाले हमको आगे खतो किताबत के जरिए, टेलीफोन के जरिए, किसी भी तरह से मेल के जरिए करेंगे। इतना कह के मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।